यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आपको यूपीएससी का आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर कर रही है। तो चलिए देर न करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, औषधियों और उनके स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। औषधि उत्पादक क्या है? पहला कुनैन, दूसरा क्या है मॉर्फिन, तीसरा क्या है पेनिसिलिन। और इसके पहला का जो कुनैन का स्रोत है अफीम का पौधा, मॉर्फिन का स्रोत बताया गया है सिनकोना का वृक्ष की छाल, पेनिसिलिन का जो स्रोत बताया गया है जीवाणु। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही है? तो यहाँ पे ए लिखा है केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 2 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो औषधि दिया गया है उसके साथ में जो दिया गया है स्रोत, वो इसके साथ सुमेलित सही है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर टाइप कर दीजिए। इसका आंसर देने के लिए आपको मैं यहाँ पर 5 सेकंड दे रहा हूँ। आपको अपने अनुसार वीडियो को पॉज कर दीजिए और थोड़ा सोचिए और कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है कुनैन। तो कुनैन एक औषधि है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। कुनैन को सिकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह वृक्ष मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, साथ ही कैरेबियन और अफ्रीका के कुछ पश्चिमी भाग की एक जो देशज प्रजाति है, इसलिए जो युग्म एक है वो सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद मॉर्फिन। मॉर्फिन एक मादक द्रव्य है जिसे अफीम के पौधे के साथ प्राप्त किया जाता है और यह मादक द्रव्य नार्कोटिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका जो सामान्यतः जो इसका उपयोग है इसका दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, इसीलिए जो युग्म 2 है हमारा वो भी सही नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन संयोजक वंश खोजी की प्रथम एंटीबायोटिक औषधि है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोसी बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी अप्रतिक्षलित जो कल्चर प्लेटों में से एक मोल्ड जो कि फंगस कॉलोनी का विकास हो रहा था, जिसके आसपास स्टेफिलोकोसिस बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पा रहा था, इसीलिए युग्म जो 3 है वो भी सही नहीं है। तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर जो 2 देख पा रहे होंगे कि मोरस्का के एक विद्वान जो इब्न तूता के मध्यकाल में भारत की यात्रा की तथा उसने मध्यकाल की सामान्य परिस्थिति तथा उसने सामान्यताकालीन जो सामान्य परिस्थितियों की संस्कृत को दर्ज किया, तो इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका कथन पहला क्या कहता है कि उसने भारत में राजा कृष्णदेव राय के शासन काल के दौरान विजयनगर की यात्रा की थी। और आपका जो कथन 2 क्या कहता है कि उसके लेखक के संचार के संबंध, उलूक और दावा प्रणालियों का स्पष्ट वर्णन है। उसके बाद जो ऑप्शन 3 देख पा रहे होंगे, उसने अनुभव किया है कि रोजगार के अवसरों में कमी होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के नगर विरल रूप से बसे थे। अब उपयुक्त कथन में से कौन सा से सही है? केवल 2, यहाँ पर कह रहा है कि केवल 2 सही है और यहाँ कह रहा है केवल 1 और 3, ठीक है, ये सही है। या फिर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं। तो चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। हम आपके लिए 5 सेकंड देंगे और आपको क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स पे टाइप करनी है। अगर आपको थोड़ी शॉर्ट टाइम की ज़रूरत है तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। चलिए अब इस जो क्वेश्चन की हम व्याख्या देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इब्न तूता का यात्रा वृतांत को रहेला कहा जाता है। इसकी रचना अरबी भाषा में की गई थी। यह वृतांत 14वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में समृद्ध और रोचक विवरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद पॉइंट 2 में देखिए कि कथन सही नहीं है। एक जो कथन है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बता गया है कि इब्न तूता ने 14वीं शताब्दी ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, जबकि विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन
1519 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक था। इसीलिए हमारा जो कथन 1 है, आप स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये सही नहीं है। चलिए अब जो है कथन 2 के बारे में देख लेते हैं। तो कथन हमारा जो 2 है वो सही है। कैसे सही है? क्योंकि इब्न तूता उस समय जो प्रचलित डाक व्यवस्था की क्षमता से आश्चर्यचकित हुआ था। इस व्यवस्था के तहत व्यापारी लंबी दूर तक न केवल सूचना और उधार प्रेषित कर सकते थे, बल्कि अल्प सूचना पर वस्तुएं भी भेज सकते थे। और इब्न तूता द्वारा डाक व्यवस्था का इस प्रकार वर्णन किया गया था कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था प्रणाली है। अश्व डाक व्यवस्था, हॉर्स पोस्ट, जिसे उलूक कहा जाता था। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक 4 मील की दूरी पर एक स्टेशन स्थित होता था, जिसे राजकीय अश्वों द्वारा संचालित किया जाता था। पदातिक डाक व्यवस्था, फूट पोस्ट के अंतर्गत प्रति मील पर 3 स्टेशन होते थे और इसे दावा अर्थात 1 मील का तीसरा हिस्सा कहा जाता था। तो इस प्रकार हमारा जो कथन 2 है वो सही है, क्योंकि क्या लिखा गया है, उसके लेखकों के संचार के संबंध उलक और दावा प्रणाली का स्पष्ट किया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो इस तरह हमारा जो कथन 2 है वो सही है। चलिए अब जो है थर्ड पॉइंट की हम व्याख्या देख लेते हैं कि तीसरा जो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इब्न तूता ने उपमहाद्वीपों के नगरों के उन लोगों हेतु व्यापक अवसरों के समृद्ध पाया जिनके पास आवश्यकता ऊर्जा, संसाधन, कौशल था। ये नगर सघन आबादी वाले एवं समृद्ध थे तथा यदाकदा युद्धों एवं आक्रमणों के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों से प्रभावित होते थे। जबकि ये जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कथन तीसरा क्या लिखा है, उसने अनुभव किया कि रोजगार के अवसरों में कमी होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में जो नगर विरल रूप से बसे हुए थे। तो इस तरह ये जो कथन है गलत है। तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन ए जो लिखा हुआ है केवल 2, यह यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्चतम न्यायालय के दायरे की जाने वाली जनहित याचिका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PIL कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका कथन 1 है, एक PIL तभी दायर की जा सकती है जब संबंधित पक्ष प्रत्यक्ष रूप से विवादास्पद कानून या कार्यवाही के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित हो। कथन 2 क्या कहता है कि निचली अदालत में याचिका की त्वरित सुनवाई से संबंध मामलों के लिए PIL दायर नहीं किया जा सकती है। इसके बाद नीचे क्या लिखा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो यहाँ पर केवल 1 जो कथन है वो सही है, केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 सही है, मतलब दोनों सही है बोल रहे हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन डी बोल रहे हैं न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पे आपका आंसर छाप दीजिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की जो हम व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कथन 1 है वो सही नहीं है। क्यों? चलिए देखते हैं। क्योंकि 1980 के दशक के पूर्व प्रभावित पक्षों के लिए वाद दायर करने और उसकी सुनवाई जारी करने के लिए लोकस स्टडी जो विधि के अनुसार अनिवार्य उपस्थिति की व्यवस्था थी और अप्रभावित व्यक्तियों के पास एक ऐसा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। किंतु 1980 के दशक के बाद लॉर्ड स्टडी के पारंपरिक नियम के जनहित याचिका जो PIL के माध्यम से जो उदार बनाया गया कि पील के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी भी सार्वजनिक रूप से उत्साही व्यक्ति या संगठन को शामिल करने के लिए प्रभावित व्यक्ति की जो अवधारणा को विस्तृत कर दिया गया, बशर्ते वे न्याय के उचित कारणों को प्रेषित हो, न किसी राजनीतिक उद्देश्य या अन्य कारणों से। वर्तमान में अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय प्राप्त करने के लिए किसी तृतीय पक्ष द्वारा अपील की जा सकती है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि केवल प्रभावित पक्ष की अवधारणा विस्तृत किया जाए, न कि मूल भाग। चलिए अब कथन 2 को देख लेते हैं
तो कथन 2 हमारा सही है। कैसे? कि क्योंकि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय की याचिका की त्वरित सुनवाई से संबंधित मामलों के लिए जो PIL दायर नहीं किया जा सकता, तो अन्य मामले जो जनहित याचिका के माध्यम से नहीं देखे जा सकते वे निम्नलिखित है। कौन कौन से? चलिए नीचे में देखिए। तो स्वामित्व जो किराएदार संबंधित मामले, दूसरे मामले कौन से हैं? वे संबंधी और पेंशन जो ग्रेच्युटी से संबंधित मामले। तीसरा क्या है? कि चिकित्सा और अन्य शिक्षण संस्था में प्रवेश। तो इस प्रकार के जो मामले हैं उनमें याचिका के माध्यम से नहीं देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा कथन 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं स्क्रीन पर वो दिखा देता हूँ, ये जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, केवल 2, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है कि आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में सार्जेंट योजना संबंधित थी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है अकाल नीति से, ऑप्शन नंबर सी है सिविल सेवा सुधार से, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर शिक्षा नीति से, और ऑप्शन नंबर डी है न्यायिक सुधार से। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए। आपका जो समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1940-46 की अवधि के दौरान लोकप्रिय मंत्रालयों की जो अनुपस्थिति भारतीय परिदृश्य के राजनीतिक समस्याओं में वृद्धि और सरकार के युद्ध प्रयासों में पूर्ण संलग्नता के कारण शैक्षिक प्रगति की गति मंद थी। चलिए अब इसके एक और पॉइंट देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन जिसे CABE द्वारा भारत में युद्धोत्तर शैक्षणिक विकास विषय पर एक समग्र रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। शिक्षा संबंधित समस्याओं के समग्र रूप से समीक्षा करने का यह प्रथम व्यवस्थित और राष्ट्र स्तर का जो प्रयास था। इसे भारत सरकार के तत्कालिक शिक्षा सलाहकार जॉन सर्जेंट के नाम पर जो सर्जेंट योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो आश्चर्य की बात यह है कि इस रिपोर्ट का नाम समिति के अध्यक्ष सर जो योगिंदर सिंह के नाम पर नहीं रखा गया था, बल्कि उसके एक सदस्य जॉन सर्जेंट जो भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार के नाम पर रखा गया था। इसीलिए यहाँ पर विकल्प जो बी है वो सही है। तो विकल्प बी क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था कि आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में सर्जेंट योजना किससे संबंधित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है न्यायिक सुधार से। तो न्यायिक सुधार संबंधित थी, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन देखिए कि सीबेड ऑथोरिटी जो ISA के संदर्भ में इंटरनेशनल सीबेड जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो आपका कथन 1 देखिए, यह एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल सीबेड जिसे कहते हैं क्षेत्र में खनिज संबंधी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कथन 2 क्या कह रहा है कि यूनाइटेड जो नेशन कॉरपोरेशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी जिसको शॉर्टकट में UNCLOS के सभी पक्षकार ISA के सदस्य हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी बोल है कि दोनों में से कोई नहीं, जो सही भी कोई भी नहीं है। चलिए अब जो इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA ने 167 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल है। वर्ष 1982 के यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी जो UNCLOS के सभी पक्षकार ISA के सदस्य हैं। ISA वह संगठन है जिसके माध्यम से जो UNCLOS में शामिल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से द एरिया भी कहा जाता है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
तो मैं सभी जो खनिज संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित और नियंत्रित करते हैं। चलिए अब इसका पॉइंट 2 देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र वह भाग है जो ISA के अधिकारिता में है और जो समुद्र और समुद्र तल तथा उप क्षेत्र में शामिल है, जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की सीमाओं के बाहर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र विश्व में महासागरों के कुल क्षेत्र के लगभग 54% प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो हमारा विकल्प सी क्या है, चलिए हम आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए इस तरह यह जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वता है और हर क्वेश्चन से आपको सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन सब जो यूपीएससी में सब उसकी जो पैटर्न होती है वो अलग होती है और हर साल जो यूपीएससी नए नए क्वेश्चन लाती है उसका घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूपीएससी में किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो आपको जो है थोड़ी सी समझने में आसानी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।